हेलो फ्रेंड्स, प्रतिशत बेसिक की इस क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिशत आपके बहुत सारे चैप्टर्स का आधार है और खुद एक बहुत ही मजबूत चैप्टर है जिससे परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप कह सकते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में अगर आपको आधार मजबूत करना है तो प्रतिशत और अनुपात समानुपात ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आज हम बात करते हैं प्रतिशत की। प्रतिशत किसे कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं प्रति प्लस शत अर्थात 100 में से। जब आप कोई भी वैल्यूज़ होती है उनकी गणना 100 में से करते हैं तो उसे आप प्रतिशत कहते हैं। कैसे? तो पहले आप एक उदाहरण समझिए। देखिए, 3 भाई है जिनके अंक आपके सामने हैं। इन्होंने जो अंक प्राप्त किए वो अंक आपके सामने हैं। ए ने मार्क्स प्राप्त किए 40 कितने में से? 50 में से। बी ने प्राप्त किए 70 कितने में से? 100 में से। और सी ने प्राप्त किए 90 कितने में से? 150 में से। ये तीनों घर पहुँचे और घर पहुँचते ही सी ने कहा, देखिए मेरे मार्क्स सबसे ज़्यादा हैं, मुझे सबसे ज़्यादा मिठाई चाहिए। बी ने कहा, मैं तो बीच में हूँ, तू ज़्यादा ले चाहे तू ज़्यादा ले, सेकंड नंबर मुझे दे देना। ए ने बोला कि भैया सबसे ज़्यादा मिठाई आपको नहीं, सबसे ज़्यादा मिठाई मुझे मिलनी चाहिए, मेरे मार्क्स आपसे ज़्यादा है। तो उसने कहा, कैसे ज़्यादा है भाई? मेरे तो 90 आए हैं, तेरे 40 आए हैं। 40 कम होते हैं, 90 ज़्यादा होते हैं। सिंपल सी बात है ना, 90 ज़्यादा होंगे और 40 कम होंगे। तो उसने कहा, आप समझे नहीं कहानी। आपका पेपर था 150 मार्क्स का। आप सोचो अगर मेरा भी पेपर 150 मार्क्स का होता तो भाई मेरे 50 में से 40 आए हैं, 50 में से 40, 50 में से 40, 50 में से 40, 3 बार देखो, जब आपके 150 होंगे तो मेरे मार्क्स तो 120 हो जाएंगे। तो इसने सोचा, हाँ बात तो तेरी सही है। अगर तेरा पेपर 150 का होता, अभी 50 में से तेरे 40 आए हैं तो 100 में से 80, 150 में से 120, 3 बार हो जाते, तो मार्क्स तो तेरे ज़्यादा हैं। तो उसने कहा तो क्या करें इस बात को समझने के लिए? तो उसने कहा, हम प्रतिशत गणना कर लेते हैं। हम तीनों के मार्क्स को हम 100 में से कन्वर्ट कर लेते हैं। हम ये देख लेते हैं कि अगर कुल मार्क्स 100 होते तो हमारे कितने मार्क्स आते, उसी को तो प्रतिशत कहते हैं। अर्थात किसी भी वैल्यू की गणना 100 में से करना प्रतिशत कहलाता है। अब देखिए प्रतिशत कैसे निकाला वो देखिए ध्यान से। अब आप देखिए आपका टीचर आपके मार्क्स कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो लिखते हैं ना। ये लीजिए, आपके अगर 40 मार्क्स आए 50 में से तो कैसे लिखेंगे? 40/50। 40 आपके मार्क्स है, 50 आपके टोटल मार्क्स है, अर्थात 50 आधार है और 40 जो आपने प्राप्त किए वो। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम इसे 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ए के मार्क्स हुए 40 कितने में से? 50 में से, गुणा हमने क्या किया 100, तो कितने आ गए? 80%। अर्थात अगर हम 100 में से गणना करते तो इसके 80% मार्क्स होते। ठीक है, चलिए 80% मतलब इसके मार्क्स 80 है जब कुल मार्क्स 100 है। 80%, इस शब्द को पढ़िए, 80%। प्रतिशत मतलब 100 में से, अर्थात इसके मार्क्स 80 होते कितने में से? 100 में से। जब कुल पेपर अगर 100 मार्क्स का होता तो इसके मार्क्स 80 होते। ठीक है सर। बी की बात करी 70/100, तो ये तो पहले से ही 100 में से है, तो ये तो परसेंटेज ही है। अगर कोई वैल्यू 100 में से ही लिखी हुई है तो वो परसेंटेज ही है। तो 70/100 इंटू 100 मतलब 70/100 गुणा 100 कितना हो गया? 70%। सी की बात करी 90/150, ये तो इसके मार्क्स लिख दिए, कितने आए? 90 कितने में से? 150 में से 100 से गुणा किया ताकि प्रतिशत में बदले, तो आ गया 60%। कितना आ गया? 60%। तो यहाँ पर हमें पता चला सबसे ज़्यादा मार्क्स थे ए के 80%, बी के 70% और सी के 60%। इस उदाहरण से हमने ये बात सीखी है, जब भी हमें प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम 100 से गुणा करते हैं। क्या कहा? हमारे दिमाग में जो पहली प्रतिशत की जो मूल अवधारणा हमारे दिमाग में रहनी चाहिए वो ये रहनी चाहिए कि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं। अब आप अपने मन में पूछिए किसको गुणा करते हैं 100 से? तो देखिए ध्यान से, एक राशि को, आई होप आप सबको ये बात दिख रही होगी अच्छे से, एक राशि को अंश में लिखा जाता है। क्या कहा मैंने? एक राशि को अंश में लिखा जाता है और एक राशि को हर में लिखा जाता है और उसे 100 से गुणा किया जाता है। ये प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा करते हैं। क्या सर प्रतिशत कैसे निकालते हैं? 100 से गुणा करते हैं। किसको? एक राशि को अंश में लिखेंगे, एक राशि को हर में लिखेंगे। कौन सी राशि को अंश में लिखेंगे और कौन सी राशि को हर में लिखेंगे, ये हम धीरे धीरे सवालों के साथ बात को समझेंगे। ठीक है, चलिए। तो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। अब हम कुछ छोटे छोटे प्रश्न करते हैं, बेसिक लेवल से हम शुरुआत करते हैं और प्रतिशत को समझते हैं। देखिए, एक टीम ने 40 खेल खेले और उसमें से 24 जीते, तदनुसार उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? भाई कितने प्रतिशत मैच उसने जीते हैं? 40 खेले और 24 जीते। अब हमें परसेंटेज निकालना, तो हम बोलेंगे अंश और हर ज्ञात करने के लिए हम बोलेंगे कितने में से कितना।
देखिए जब हमने मार्क्स लिखे थे तो हमने कितने कैसे लिखे थे, कितने में से कितना, 50 में से 40, 50 को आधार बनाया। अब हम यहाँ पर भी बोलेंगे मन में, जब भी हमें परसेंटेज ज्ञात करना हो तो हमें मन में ये बोलना है कितने में से कितना या कितने पर कितना। तो यहाँ कितने में से कितना, जीते कितने 24, कितने में से 40 में से, तो 40 क्या बनेगा, आधार बनेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई कि आपका 40 आधार में क्यों लिखा गया है। कितने पर कितना या कितने में से कितना, ये कितने में से, ये है आपका आधार। कितना आपने प्राप्त किया या कितना आपको ज्ञात करना है, ये आपका अंश, ये तो आपका हर और ये आपका अंश। तो कितने में से कितने, 40 में से 24, तो आपने लिखा 24/40 गुणा 100, तो कितना हो गया 60%। अब कोई बच्चा इस काम को थोड़ा सा स्मार्टनेस लगा के ऐसे भी कर सकता था कि मैं अपनी गणना को पहले ही सरल कर लूँ। उसके लिए उसने क्या कहा, उसने कहा सर ज़रूरी नहीं है 40 खेले 24 जीते, तो ज़रूरी नहीं मैं 24/40 लिखूँ, मैं इनका सरल अनुपात भी लिख सकता हूँ। अगर मैं इसका सरल अनुपात निकालता हूँ तो देखिए 40 और 24 को मैंने 8 से काटा, 8 पंजा 40, 8 तिया 24, 5:3। मतलब अगर 5 खेलता तो 3 जीतता। क्या लिखा है, 5 खेलता तो 3 जीतता। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, 5 जीता कितने में से, 3 में से, गुणा किया 160%। तो आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हो, आप इस तरीके को भी फॉलो कर सकते हो। तो आई होप सबसे पहली बात आपको समझ में आ गई है। कुछ प्रश्नों के माध्यम से इस बात को पक्का किया जाए। लीजिए एक अच्छा सा प्रश्न हमारे सामने है जिस पे हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करते हैं। 3 उम्मीदवारों ए, बी और सी ने एक चुनाव लड़ा और क्रमशः 1800, 3300 और 3900 वोट प्राप्त किए। किसी भी वोट को अवैध नहीं मानते हुए, मतलब यहाँ कोई वोट अवैध नहीं था, कोई वोट खारिज नहीं हुआ। बताइए कि बी को कुल वोटों के कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। देखिए अच्छा सा सवाल हमारे सामने, बहुत ही सिंपल, बेसिक कम पढ़ रहे तो बेसिक लेवल का सवाल है। ए ने वोट प्राप्त किए 1800, बी ने 3300 और सी ने 3900। तो हमें पहले देखना पड़ेगा, बी का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कितने में से कितने। तो कुल वोट कितने हैं, उसमें से बी को कितने मिले। जो कुल वोट है वो हमारे आधार का या हर का काम करेंगे, जो बी को मिले वो हमारे अंश का काम करेंगे। तो देखिए कितने में से, तो टोटल वोट कितने हैं, यहाँ पर है टोटल वोट। यहाँ पर कैसे पता चला हमारे को, क्योंकि कोई वोट खारिज नहीं हुआ है, सब के सब वोट जो है वो सब आ गए हैं इसके अंदर। तो 1800, 3300 और 3900 को हमने जोड़ा तो टोटल वोट कितने हो गए, 9000। अब बी को कितने वोट मिले, बी को वोट मिले 3300, कितने में से, 9000 में से। 9000 में से कितने मिले, 3300। तो देखिए बी के वोट हमने लिखे हैं 3300/9000 गुणा 100, क्योंकि हम प्रतिशत में चेंज कर रहे हैं, और जब हम प्रतिशत में चेंज करते हैं तो हम 100 से गुणा करते हैं। उसके बाद एक सिंपल सी कैलकुलेशन है, 1 2 3 0 से आपने 1 2 3 0 काट दी, 3 से 1 घटा 3 बार और 3 से 1 घटा 11 बार और 0, 110/3, यह आपने लिख दिया 110/3। अब 110/3 उत्तर को समझने के 2-3 तरीके हैं। अगर आप सबसे बेसिक की बात करो तो 3 तिया 9, यहाँ बच गया 2 और 0, तो 3 छंग 18, कितना बच गया 2 0, 3 छंग 18, 36.6। तो 36.6 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ नज़र आ रहा है। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। बात समझ गए होंगे हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। आंसर हमारे सामने है, व्याख्या हमारे सामने है, मैंने ही लिखी है आप लोगों के लिए, क्योंकि हम यहाँ हम जो ये सीख रहे हैं कि हम कैसे उस प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, सवाल हमारे सामने कैसे आता है, हम कैसे उत्तर के रूप में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ, किसी भी उदाहरण के तौर पे आपके सामने जो सवाल लाया जाता है वो किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ सवाल लाया जाता है, ताकि आप एग्जाम वाली फीलिंग्स को हमेशा दिमाग में रखें कि मैं परीक्षा में बैठा होता तो ये कार्य करता, मुझे इसमें ऐसे आगे बढ़ना होता। तो देखिए हम अगले सवाल की बात करते हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेव थे, ठीक है, उसमें से 40% सेव बेच दिए। अब उसके पास 450 सेव हैं। आरंभ में उसके पास कितने सेव थे। देखिए अब हमें समझना क्या है कि हमें जो ओरिजिनल आंकड़ा दिया वो कौन सा है। अब जो बात कर रहा हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनना कि मैंने ये शब्द क्या बोला है, वास्तविक आंकड़ा। देखो यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, ये लिखा है परसेंटेज के रूप में और ये लिखा है राशि के रूप में। तो ये जो राशि के रूप में जो चीज़ लिखी जाती है ना, ये वास्तविक आंकड़ा होती है। क्या सर प्रतिशत वास्तविक आंकड़ा नहीं होता है क्या? नहीं होता है। कैसे? आप 3 दोस्त खड़े हो, एक के पास 200 रुपये, एक के पास 500 रुपये, एक के पास 1000 रुपये। मैंने बोला आपके धन का 50%। देखिए आप यहाँ बेसिक सीख रहे हो, सवाल को हल करना नहीं, प्रतिशत की मूल आत्मा को सीख के अपने अंदर सेट कर रहे हो, ताकि आप हमेशा इसका प्रयोग कर सको। क्योंकि ये नहीं होगा कि हमेशा रटा रटाया सवाल आपके सामने आएगा। हर नई परीक्षा में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, वहाँ आपके साथ बेसिक होगा ना, तो आप उस परिवर्तन को डिकोड कर पाओगे। सिंपल सी बात ये है। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहा हूँ
कि आपके पास, मैंने कहा आप 3 दोस्त हो, वापस से नया उदाहरण ले लेते हैं। एक के पास 200 रुपये, एक के पास 500 रुपये, एक के पास 1000 रुपये। अब मैंने कहा धन का 50%, तो ये वाला क्या सोचेगा, पहले वाला क्या सोचेगा, धन का 50%। उसके पास 200 है, 50% मतलब आधा, तो वो सोचेगा 100 की बात कर रहा है। इसके पास 500 रुपये, 50% का मतलब आधा, तो ये सोचेगा 250 की बात कर रहा है। इसके पास 1000 रुपये, 50% का मतलब आधा, तो ये सोचेगा 500 रुपये की बात कर रहे हो। तो देखो तीनों के लिए 50% का मतलब अलग अलग हो गया। इसका मतलब 50% प्रतिशत के रूप में जो चीज़ दे रखी है या अनुपात के रूप में जो चीज़ दे रखी है वो वास्तविक नहीं होती है। वास्तविक आंकड़ा होता है ये 540 सेव। अब ये 540 सेव का मतलब यहाँ 540 सेव ही है। मैंने आपको कहा मुझे 150 रुपये दो, अब चाहे पहले को कहा, दूसरे को कहा, चाहे तीसरे को कहा, 150 रुपये दो का मतलब 150 रुपये ही है, तो वो होता है वास्तविक आंकड़ा। और परसेंटेज के जो रूप में दिया रहता है वो होता है आभासी आंकड़ा। बस ये अपने दिमाग में रखना है। तो ये वास्तविक राशि है 540, हमें ये देखना है इसके बराबर कौन है, इसके बराबर कौन है, हमें ये देखना है। चलिए पहले हम एक सिंपल सी बात करते हैं कि बेच दिए कितने 40%, तो पीछे कितने बचेंगे 60%, क्योंकि कुल माल को, कुल धन को, कुल अंकों को हम 100% मानेंगे। अब 100% में से 40% उसने बेच दिए हैं, तो शेष कितने बच गए, शेष बच गए 60%। ठीक है, अब ये जो हमारा 540 है वो किसके बराबर, हमें ये सोचना है। हमारा 540 इसके बराबर है या हमारा 540 इसके बराबर है, ये हमें बड़े आराम से ठंडे दिमाग से सोचना है। अब उसके पास 540 सेव शेष है, तो शेष वाला आंकड़ा कौन सा है भाई। अब 540 सेव है ना उसके पास, ये 540 सेव शेष है, ये वाला आंकड़ा कौन सा है, ये है या ये है, सर ये है 60%। इसका मतलब ये जो 540 है ये 60% के बराबर है। हमें ही सीखना था, हमें ये सोचना था कि कुल 100 है जिसमें से 40 बेच दिए और 60 बच गए। हमारे को ये जो आंकड़ा दे रखा है ये बच गया का दे रहा है, इसका मतलब ये जो 540 है ये 60% के बराबर है। बस इतनी सिंपल सी बात हमें सोचनी है। तो ध्यान से देखिए, वही मैंने किया है। 60% कितने के बराबर है, 540 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा, 540/60 के बराबर होगा। अब हमें कुल पूछा है, आरंभ में उसके पास कितने सेव थे, इसलिए मैंने 100 से गुणा किया। कुल कितने सेव हैं, तो 100% किसके बराबर होगा, गुणा 100। ठीक है, ये एक एक नियम लगाने का तरीका है और इसको डायरेक्ट समझ लीजिए आप। डायरेक्ट कैसे लिखा गया है, 540 लिखा है, ठीक है सर, जो ये है इसके नीचे लिखना है, जो ये है इसके नीचे लिखो और जो ज्ञात करना है उससे गुणा करो। इस बात को हमेशा याद रखो। क्या कहा मैंने, 540 यहाँ लिखा हुआ था, जो भी राशि हमें वास्तविक राशि दे रखी है, जो परसेंटेज के रूप में वो नहीं, जो वास्तविक राशि दे रखी है, जो ये है ये कितने % के बराबर है वो नीचे लिख दो और जो ज्ञात करना है उससे गुणा कर दो। मैं इसको हटा रहा हूँ, जिसको समझने के लिए बात लिखना हो पॉज करके चाहे तो अच्छे से लिख के रख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, चलिए तो 540 किसके बराबर है सर, 540 60 के बराबर, तो ऊपर लिखा 540, वास्तविक आंकड़ा हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। ये किसके बराबर है, ये 60 के बराबर है। ज्ञात क्या करना है, ज्ञात कुल ज्ञात करना है, तो 100 से गुणा किया। अगर कितने बेचे पूछता तो 40 से गुणा करता। जो ज्ञात करना है उसी से यहाँ गुणा करना है। अगर ये कहता ना कितने सेव बेचे तो मैं यहाँ 40 से गुणा करता। इसने पूछा प्रारंभ में कुल कितने सेव थे, तो मैंने 100 से गुणा किया। तो 540 अगर 60 के बराबर है तो 100 किसके बराबर होगा, 900 के बराबर होगा। सिंपल सी गणना आपको दिख रही होगी, 9 छंगा के 54, 9 को 100 से गुणा किया तो 900 आ गया। तो ये आपके सवाल का जवाब था। बात की जाए हमारे अगले प्रश्न की। एक दुकानदार ने 600 संतरे और 400 केले खरीदे। उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़े हुए हैं। अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमें सड़े हुए का प्रतिशत नहीं पूछा, हमें अच्छे का प्रतिशत पूछा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम काम सड़े हुए पे कर रहे हैं। क्या सर आप सड़े हुए पे काम क्यों करो जब आपको अच्छे फलों का प्रतिशत पूछा है? तो ध्यान से देखिए, अब हमें यहाँ क्या करना है। अब 600 का 30%, 600 का 30% अच्छे। अब हम परसेंटेज निकालने पर आ गए हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा स्टेप आ गया है। जो पहला स्टेप था उसमें तो हमने सीखा था कि परसेंटेज ज्ञात कैसे करते हैं। अब हमें परसेंटेज के रूप में दे रखा है, तो परसेंटेज से हम संख्या कैसे निकालते हैं, अब हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो। यह है प्रतिशत से संख्या, इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर वापस सवाल पे आ जाएंगे। प्रतिशत से संख्या ज्ञात कैसे करते हैं उसके बारे में बात करी जा रही है। तो देखो ध्यान से क्या लिखा है, 1200 का 20% ज्ञात करो। तो 1200 का 20% ज्ञात करना था। 1200 का मतलब गणित में गुणा होता है। 20% प्रतिशत हटेगा बट्टा 100 लगेगा। तो अपने को दिमाग में बात याद रखनी है,
जहाँ भी हमें प्रतिशत, ये रहा, जहाँ भी हमें प्रतिशत लिखा हुआ मिलेगा तो हमारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, प्रतिशत हटेगा बट्टा 100 लगेगा। क्या कहा मैंने? प्रतिशत हटेगा बट्टा 100 लगेगा। प्रश्न में जहाँ भी प्रतिशत लिखा हुआ दिखा है, जिस राशि के पीछे भी प्रतिशत लिखा हुआ दिखा है, मतलब अगर 20% लिखा है तो आगे क्या करना नहीं करना पता नहीं, एक काम जरूर करना पड़ेगा, ये प्रतिशत हटेगा बट्टा में 100 लिखा रहेगा। अगर P% लिखा है, सवाल में क्या करना क्या नहीं करना पता नहीं, लेकिन P बटा 100 जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 लगेगा। तो प्रतिशत की दो बेसिक बातें समझ में आ गई। जब हमें प्रतिशत ज्ञात करना होता है तो हम 100 से गुणा करते हैं, और जब प्रश्न के अंदर हमें प्रतिशत दिया होता है तो प्रतिशत हटेगा तो बट्टा 100 लगेगा। तो देखो क्या हुआ, 1200 का 20%, प्रतिशत हटा बट्टा 100 लगा। बिल्कुल सर, 2 0 से 2 0 आपका कट हो गया, 12 दूना 24, कितना आ गया 240। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम एक थोड़ा सा ज्ञान और ले लेते हैं। पहली बात तो हमें समझ में आ गई, प्रतिशत हटेगा बट्टा 100 लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और सीख रहे हैं, वो ध्यान से देखिए। हमें 1200 का 20% निकालना है, एक और दिमाग लगाया जाए, सब बातें धीरे धीरे सीखी जाए। हम 1200 का 10% निकालना सीखते हैं। हमें किसी भी राशि का 10% निकालना है तो 10% होता है 10वां हिस्सा। 10% क्या होता है? 10वां हिस्सा। तो 10वां हिस्सा निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बट्टा में 10 लिखेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि पीछे वाला 0 हटा देंगे। भाई बट्टा में 10 लिखो, 10वां हिस्सा निकालो। मैं देखो क्या कह रहा हूँ उसको सुनो। अगर मैं आपको कहता हूँ 1200 का 10% ज्ञात करो, उस पर बाद में आऊँगा। 1200 का 10% ज्ञात करो, मैं आपको कहूँगा 1200 का 10वां भाग ज्ञात करो, 1200 का 10वां भाग ज्ञात करो, या फिर मैं आपको कहूँगा 1200 बट्टा 10 ज्ञात करो। एक ही चीज़ है ना। तो हमें जब भी किसी भी राशि का 10% निकालना हो तो हम क्या करेंगे, पीछे वाला 0 हटा देंगे। ये हम डायरेक्ट करना सीख लेते हैं, आज से हमारे दिमाग में डायरेक्ट आ गया। 1200 का 10% कितना हो गया? 120। अब ये चीज़ हमारे दिमाग में लाइफ टाइम रहेगी कि 10% डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, 1 0 हटा दो, और 1% निकालना है तो 2 0 हटा दो। कैसे? देखिए, अगर कहीं पे हमारे सामने ये कंडीशन होगी कि हमें 1200 का 3% ज्ञात करना होगा, तो पहले हम 1200 का 1% सोच सकते हैं मन में कि 1200 का 1%। देखो 10% के लिए आप क्या करोगे, पीछे वाला 1 0 हटा दोगे। 1% के लिए क्या करोगे, 2 0 हटा दोगे। तो ये 1% और 10% निकालने का तरीका, बात समझ में आ गई। अब इसको वर्बली सोचते हैं। भाई देखो, कुछ बच्चों को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा। मैं 0 लेवल से बता रहा हूँ, फिर 100 तक पहुँचाऊँगा आपको, निश्चिंत रहिएगा। 1200 का 20% ज्ञात करना है, 1200 का 10% ज्ञात करो, 1 0 हटाओ, 120। तो 10% अगर 120 हो गया तो 20% कितना होगा, उसका दुगुना, तो 240। या वर्बली और मन में ऐसे सोच सकते हो। तो ये बात आपके दिमाग में आ गई। किसी भी राशि का 10% ज्ञात करना हो, पीछे वाला 0 हटा दो। अब एक बात को ध्यान से सुनना, अगर किसी राशि में पीछे 0 नहीं हो, हमें 125 का 10% ज्ञात करना है और पीछे 0 नहीं है, तो पीछे 0 नहीं है तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे। अगर मैं कहता हूँ 125 का 10% निकालो, तो 125 का 10% निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पीछे 0 नहीं है हटाने के लिए, तो आप पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा दोगे। उम्मीद करता हूँ ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे की सिचुएशन पे जाओ। अगर मैं आपको कह दूँ 12.25 का 10% ज्ञात करो, एक नया सवाल दे दिया मैंने आप। अब आप कहोगे सर जब पीछे 0 था तो हमने 1 0 हटा दिया, पीछे 0 नहीं था तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। इसमें तो ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ है। तो अगर ऑलरेडी पॉइंट लगा हुआ हो और हमें कहे 10% ज्ञात करो, तो पॉइंट को एक आगे ले आओ। सुना आपने क्या कहा? इसका 10% कैसे निकालेंगे, पॉइंट को एक आगे लेके आ जाएंगे। तो 1.225 इसका 10% हो गया। तो 10% डायरेक्ट निकालना आपके दिमाग में हमेशा चलना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को याद रखिएगा। ये आपकी गणना को बनाएगा और बार बार काम आएगा। ठीक है, चलिए अब आपको ये बात समझ में आ गई। प्रतिशत का दूसरा रूल क्या है कि प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 लगेगा। चलिए इस सवाल पे आ जाए। एक दुकानदार ने 600 और संतरे और 400 केले खरीदे। ठीक है, उसने पाया कि 30% संतरे और 18% केले सड़ गए, तो अच्छे फलों का प्रतिशत ज्ञात करो। अब बात को ध्यान से सुनना, जो संतरे हैं उसमें से 30% सड़ गए हैं, लेकिन हमें अच्छे निकालने अच्छे 70% है। ठीक है, और जो केले हैं उसमें से 18% सड़ गए हैं। तो देखो 100 में से 18 सड़ गए, पीछे कितने बच गए, पीछे बच गए आपके 82% हमें ज्ञात करना है। लेकिन परसेंटेज हमें ज्ञात तो ये करना है, फिर भी हम यही निकाल रहे हैं। क्या सर आप ये क्यों निकाल रहे हो? आपको किसी ने पूछा क्या सड़े हुए कितने हैं? आपको तो अच्छे फल पूछे हैं, आप अच्छे का निकालो परसेंटेज। हाँ, मुझे ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं सड़े हुए क्यों निकाल रहा हूँ? ध्यान से सुनो, क्योंकि ये आंकड़ा छोटा है। हमें परीक्षा में हमेशा गणना के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हमें ये दिमाग लगाना है कि अरे 30% निकालूंगा जल्दी निकल जाएगा, तो मैं पहले सड़े हुए निकाल लेता हूँ, फिर टोटल में से सड़े हुए घटा दूंगा,
तो अपने आप ही कौन से बचेंगे, अच्छे वाले बचेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, 600 का 30%। अब यहाँ पे एक दूसरी विशेष बात सीख रहे हो जो गणना में रोज रोज काम आनी है। देखिए ये जो गणना के स्टेप आपको सिखा रहा हूँ ना मैं, ये आपको सीखने रोज रोज काम में आ रहे हैं। जब हमारे को डायरेक्ट 2 जीरो दिख जाए, पहले तो हम इसमें बेसिक लगा लेते हैं कि 600 का 30%, ये लीजिए 600, पहले तो हम एक बार बेसिक से कर लेते हैं। 600 का मतलब गुणा, 30% तो 30/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 18, 180 आ गया। तो 600 का 30% कितना आ गया, 180। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब दूसरी बात क्या है, ध्यान से देखिए, जो हमें डायरेक्ट दिमाग में सेट रखनी है। 600 का 30%, हमें पता है कि प्रतिशत ज्ञात करना है, प्रतिशत हटेगा बट्टा में 100 लगेगा, तो हम 2 जीरो मन में ही काट देते हैं। ये हमने मन में ही 2 जीरो काट दी और गुणा कर लिया, 6 18, कितना आ गया, 180। बात समझ में आई कि नहीं आई? हमें अपने गणना के स्टेप बचाने हैं ना, हम कम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं। हमें 600 × 30/100 लिख कर 180 ज्ञात करने के एक्स्ट्रा मार्क्स थोड़ी मिलेंगे। उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते अगर आप क्लास 8, 9, 10 का थ्योरी पेपर कर रहे होते, तो आप तो कम्पिटिटिव में हो, तो आपको पता चलना चाहिए हमेशा। हाँ, एक बात अलग है, यहाँ लिखा हुआ है 175 का 25% ज्ञात करो, अगर यहाँ लिखा हुआ ये आ जाएगा, तो आपको 2 जीरो दिख ही नहीं रहे, तो फिर आप यही करोगे 175 × 25/100 और फिर आगे बढ़ोगे। वहाँ फ्रैक्शन को 1/4 लिखोगे, वो एक आगे की बात है, वो आगे सिखाऊंगा भी। लेकिन फिलहाल एक बात समझ में आ गई कि सर अगर 2 जीरो लिखे हुए हो, जैसे यहाँ 400 का 18% ज्ञात करना है, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि 400 का 18%, 400 × 18/100, मैं लाइन ऐसे नहीं लिखूंगा। मैं अपने दिमाग में सोचूंगा कि 400 का 18% ज्ञात करना है, बिल्कुल मुझे पता है कि प्रतिशत हटेगा बट्टा 100 लगेगा, तो जो 2 जीरो अगर दिख रहे हैं तो पहले ही काट दूँ। 2 जीरो दिख रहे थे, काट दिए, 18 चौक 72 आ गया। आगे बात समझ में बिल्कुल आ गई। एक बात ये भी ध्यान रखना, जैसे यहाँ लिखा हुआ हो 650 का 20%, हमें पता है प्रतिशत हटेगा बट्टा में 2 जीरो लगेंगे, बिल्कुल, तो 2 जीरो हट जाएंगे। अब 2 जीरो जरूरी नहीं आपको एक साथ दिखे, 1 जीरो आपको यहाँ दिख जाए, 1 जीरो यहाँ दिख जाए, तो भी काट देना, क्योंकि गुणा हो तो साथ में होने दोनों। ये 65 है, 650 × 20/100 लिखना है, तो दोनों गुणा तो होने ही है। बट्टा में 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो एक साथ दिख जाए तो एक साथ काट दो, अलग अलग दिख जाए अलग अलग काट दो, 65 दूनी 130। तो ये आप मन में कर सकते हो ना, आपको लिखने की जरूरत पड़ी क्या? 650 का 20%, आपने मन में 2 जीरो हटा दिए, 65 दूनी 130 आ गया। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था, कहीं पे अगर लिखा है, ये उदाहरण ले रहा हूँ मैं, सवाल पे वापस आऊँगा, 650 का 20%, तो आपके दिमाग में ये भी आ सकता है, इसका 10% 65 है, फिर 10% 65 है, कितना हो गया, 130 हो गया, 130 हो गया। समझ गए? बिल्कुल। अब हम आ जाते हैं हमारे सवाल पे। 600 का 30%, 180, 400 का 18%, 18 चौक 72, टोटल सड़े हुए कितने हैं, 180 + 72 कितने हो गए, 252। अब मैं सड़े हुए का ही परसेंटेज निकाल रहा हूँ। क्या सर सड़े हुए का परसेंटेज क्यों निकाल रहे हो? अच्छे फलों का परसेंटेज निकालना है। मुझे पता है ये आंकड़ा छोटा है, वैसे तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि टोटल फल कितने हैं, 1000 है, 1000 में से 252 घटा देता हूँ, पीछे कितने बचेंगे, पीछे बचेंगे 748, तो 748 अच्छे फल है। 748 कितने में से, 1000 में से गुणा 100 कर लिया, आंकड़ा निकल गया, ठीक है। लेकिन आप ये भी कर सकते हो, सड़े हुए पे भी काम कर सकते हो। कैसे? अब सड़े हुए का परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? कितने पर कितना, मैंने सिखाया ना। परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है? कितने पर कितना, कितने पर 1000 पर, टोटल फल कितने देखो 600 और 400, 1000, कितने पर 1000 पर, कितने सड़े हुए कितने हैं 252, गुणा 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 1 जीरो बचा, तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लग गया, 25.2%। तो 25.2% सड़े हुए हैं। ये जीरो हटाना तो आता है, नहीं आता तो सीख लो। देखो मैंने क्या कहा, अब हम प्रारंभ बेसिक से शुरू कर रहे हैं, तो एक बार सब चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको। नीचे 1 जीरो बच गया था आपके पास, ऊपर 252 बच गया, नीचे 1 जीरो बच गया। अगर नीचे 1 जीरो है तो पीछे से एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, सिंपल। अगर नीचे 2 जीरो होते तो बट्टा में 100 होता, तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लग जाता। अगर नीचे 3 जीरो होते तो पीछे से 3 के बाद पॉइंट लग जाता। और अगर नीचे 4 जीरो होते तो नीचे 4 जीरो, आपको 4 जीरो हटाना है तो पीछे से 4 के बाद पॉइंट लगाना है। आपको यहाँ तो संख्याएं 3 है, तो आप आगे 1 जीरो लगा दीजिए, क्योंकि आगे जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर पॉइंट लगा दीजिए। तो नीचे जितने जीरो है पीछे से उतनी संख्या के बाद पॉइंट लगाना है। 1 है तो 1 के बाद, 2 है तो 2 के बाद, 3 है तो 3 के बाद। और अगर संख्याएँ कम पड़ जाए, जैसे लिखा हुआ है 25 और बट्टा में लिखा हुआ है 1000,
पीछे से 3 के बाद पॉइंट लगाना, लेकिन पीछे से 2 ही संख्या दिखी तो मैंने क्या किया, आगे 0 लगा के फिर पॉइंट लगा दिया। आई होप बात समझ में आ गई है, ठीक है। चलिए, तो ये आ गया आपका 25.2। तो 100 में से, परसेंटेज तो कितने में से होता है, 100 में से। 100 में से 25.2 सड़े हुए, तो पीछे कितना बच गया, पीछे बच गया 100 में से आपने 25.2 घटाना है। 100 में से पहले आप 25 घटाओ। 25.2 घटाने का तरीका देखो, 100 में से आपको 25.2 घटाना है ना, पहले आप 100 में से 25 घटा दो, कितना बच गया 75। अब 0.2 और घटा दो, तो 75 में से आपने 0.2 और घटाया, कितना आ गया 74.8। तो आपका उत्तर क्या आ गया, आपका उत्तर आ गया 74.8। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई है। बात करी जाए हमारे अगले प्रश्न की। हमारा अगला प्रश्न क्या है, रवि के पास 1250 रुपये है, उसमें से 250 रुपये गणेश को, 200 रुपये सीमा को दे दिए। शेष धन का आधा सीता को और आधा सविता को दे दिया, तो सविता को कितने प्रतिशत धन मिला। आपने देखा होगा प्रश्न तो सरल ही है कि सविता के धन का प्रतिशत बताना है, लेकिन प्रश्न में 2 स्टेप है जिनको हमें फॉलो करना है। भाई टोटल 1250 रुपये थे, उसमें से 250 रुपये तो गणेश को दे दिए और 200 रुपये सीमा को दे दिए, और शेष धन आधा आधा बटा। तो पहले बताओ शेष धन कितना बचा। पहला स्टेप क्या है सर, 1250 में आप 250 और 200 रुपये घटा दो, घटा दिया। देखो 1250 में से 250 गया 1000, 1000 में से 200 गया कितना आ गया 800। तो पहला ये था कि शेष धन बचा 800। इस शेष धन के उसने 2 भाग किए, आधा सीता को दिया और आधा सविता को दिया। बात समझ में आ रही है। तो शेष धन के 2 भाग कर दिए, तो 800 के 2 भाग बराबर बराबर, क्योंकि आधा आधा, आधा मतलब 800 का आधा 400, तो 400 तो सीता को दे दिए, 400 सविता को दे दिए। तो सविता को कितने प्रतिशत धन मिला। तो प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, कितने में से कितना या कितने पर कितना। भाई प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, कितने में से कितना या कितने पर कितना। तो सविता को कितना मिला, सविता को मिला 400, कितने में से 1250 में से। तो अंश में कितने लिखेंगे 400 जो उसे मिले हैं। हर में क्या लिखेंगे, कुल राशि कितनी है, कुल राशि 1250 है। तो 400 बटा 1250 प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे। अब जैसा कि मैं आपको हमेशा गणना करके बताता हूँ, तो मैं गणना आपको यहाँ पर भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए गणना कैसे करनी है आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ऊपर लिखा है 4000, नीचे लिखा है 125। ऊपर लिखा है 4000, नीचे लिखा है 125। अब आपका दिमाग कैसे काम करना चाहिए उस चीज़ को ध्यान से समझना। वैसे तो आप 5 से काट सकते हो दोनों को, ठीक है। एक बच्चा बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा है, वो ऐसे कर रहा है। 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काट दिया, 5 8 40, 0 0। अब मान लो उसे 25 का पार्ट आता है, कैसे नहीं आता। 5 25, 5 से काटा, ठीक है। 5 एकम 5, 5 छंग 30 और 0, 5 से काटा 32% उत्तर आ गया, ठीक है। लेकिन प्रतियोगिता परीक्षा का स्टूडेंट अगर ऐसे करेगा तो बहुत सारा समय लग जाएगा, ठीक है सर। तो इसके लिए मुझे एग्जाम में क्या करना है वो बताओ। तो एग्जाम में क्या करना है, तो मैं एक फेमस गणना बता रहा हूँ जो रोज काम आएगी, बार बार काम आएगी, एक चैप्टर में 20 से 30 बार काम आएगी, हर चैप्टर के अंदर। तो ऐसी गणना आपके दिमाग में फिट रहनी चाहिए। और वो गणना क्या है, एक फेमस गणना जो बार बार आएगी और जो आपको याद रखनी है, वो ये है, ध्यान से देखिए। 125 को जब हम 8 से गुणा करते हैं तो 1000 आता है। याद रखिएगा, फेमस गणना है, याद रखूँगा सर। 1000 में अगर मैं 125 का भाग दूंगा तो 8 बार जाएगा, ठीक है सर। 1000 में अगर मैं 8 का भाग दूंगा तो 125 बार जाएगा। फेमस गणना है, बार बार काम आने वाली है। हर आंकड़ा याद नहीं कराता मैं, लेकिन ये आंकड़ा अपने को याद रहना चाहिए। याद रहने का फ़ायदा क्या वो बताऊँगा। क्या कहा मैंने, 125 को 8 से गुणा करोगे तो 1000 आएगा। 1000 में 125 का भाग दोगे तो 8 आएगा, और 1000 में 8 का भाग दोगे तो 125 आएगा। फेमस गणना है, याद रखनी। आप अगर किसी बच्चे को याद थी तो उसने गणना को कैसे आगे बढ़ाया वो भी समझ लेते हैं। ये लिख लीजिएगा, पॉज करके लिखना चाहो तो, ठीक है। चलिए अब देखिए बात को, यहाँ लिखा हुआ है 4000 बटा 125। अब उसे मेरी बात याद आ गई कि 1000 बटा 25 8 होता है। तो ये देखो 1000 लिखा हुआ है सर, 1000 कहाँ लिखा हुआ है, 4000 लिखा हुआ है। तो आपको मन में सोचना है, इस बात को आपने मन में सोचा, लिखा नहीं परीक्षा में। मन में क्या सोचा, ये 4 × 1000 है। तो 4000 का मतलब क्या है, पीछे 3 0 है, तो 4 × 1000 है ये, और बटा में 125 लिखा है। फिर आपके दिमाग में आया कि 1000 से 1000 बटा 125 8 आता है, तो ये इससे कितनी बार कटेगा, 8 बार कटेगा। तो 4 × 8 कितना हो गया, 4 × 8 हो गया 32। तो ये गणना जो है वो आपके दिमाग में चलनी चाहिए, 32%। तो देखिए अगर आपको ये आंकड़ा याद था तो आपने यहाँ स्मार्ट लेस लगाई कि 4 के पीछे 3 0 है, मतलब 1000 अलग से हैं, 4 और 1000 अलग अलग है। 4 × 1000,
1000 से 8 बार कट गया, 8 चौक 32, 32% आपके सवाल का उत्तर आ गया। आई होप आपको बात समझ में आ गई है। अगर नहीं आई है, 25 का पाड़ा बहुत सरल होता है, हर बच्चे को याद होता है। 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225 और 250, ये सबको याद होता है? बिल्कुल होता है। बच्चा ऐसा भी सोच सकता है कि 4000 बटा 125 करना है मुझे, तो मैं 100 को अलग कर समझ लूँ। भाई मैं 2 जीरो को अलग समझ लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 100 25 के पहाड़े में आता है। ये देखो, मेरे को 2 जीरो अलग करने थे, इसलिए इसको अलग कर लिया, इन 2 जीरो को आगे 100 लगा लिया और बटा में 125 लिखा है। 25 का पहाड़ा तो सबको आता है, 25 चौके 100, 25 पंजे 125। अब 5 से इसे काट दो, 5 बटा 40, 8 चौक 32, 32% आपके सवाल का जवाब आ गया। ये कार्य भी आपको करना आना चाहिए। देखिए, जब भी आपके सामने ऐसा लिखा होता है ना 160 बटा 5, तो आपको कभी पूरा भाग नहीं देना है। आपके दिमाग में अगर पीछे 0 दिख रहा है, नीचे 5 दिख रहा है, तो आपका दिमाग ऐसा चलना चाहिए, ये 60 गुणा 10 लिखा है, सॉरी 16 गुणा 10 लिखा है, 16 अलग है, गुणा 10 अलग लिखा है और बटा में 5 लिखा है। 5 दूनी 10, 16 दूना 32। तो ये काम आपको दिमाग में करना है, लिख के नहीं करना है, ऐसे करना है। यहाँ 5 लिखा था, आपने सोचा कि ये 10 अलग पड़ा है, तो 5 दूनी 10 और 16 दूना 32, ठीक है ना। तो ये चीज़ें कब कम काम में समझी आपने? बटा में 25 हो, बटा में 125 हो, ठीक है ना। चलिए कैसे, 1200 लिखा है, बटा में 25 लिखा है। अपने को पता ना ये 100 25 से कटता है, तो इस 12 को इंक्लूड क्यों करना? अपने लिखो मत, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपके दिमाग में ऐसा आना चाहिए। 12 गुणा 100 लिखा हुआ है और बटा में 25 लिखा हुआ है। 25 चौके 100 होता है, 12 चौके 48 होता है, लेकिन ये काम मन में कैसे किया? 25 चौके 100। अब किसी को पता नहीं चला आपने क्या किया, आपने 100 को अलग समझ लिया, 25 चौके 100, 12 चौक 48, सीधा 48 लिखा। तो ये बट्टा 5 की गणना, बट्टा 25 की गणना और बट्टा 125 की गणना आपको याद रखनी है। या आप लिखना चाहो तो पहुँच करके लिख सकते हो, बाकी उत्तर आपके सामने स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, ये हम समझ ही चुके हैं कि जब हमें प्रतिशत से संख्या ज्ञात करनी होती है, हमारे प्रश्न के अंदर अगर प्रतिशत का साइन होता है तो प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 लगेगा। देखिए, हमारे सामने एक प्रश्न है सिंपल सा, जिसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है 250 का 60% का 30% ज्ञात करो। तो हमें का की जगह गुणा लगाना है, सीधा सीधा सवाल को आगे बढ़ाना है। जितनी जगह प्रतिशत लिखा है, प्रतिशत हटा के बट्टा में 100 लगाना है। समझे आप कैसे? 250 का की जगह गुणा, 60% प्रतिशत हटा बट्टा में 100 लग गया, का की जगह फिर गुणा, का 30% प्रतिशत हटा बट्टा में 100 लग गया। तो आपने देखा 2 बार प्रतिशत लिखा हुआ था, इसलिए 2 बार बट्टा 100 लगाया। तो एक बार प्रतिशत हटेगा, प्रतिशत की जगह बट्टा 100 लगेगा। बस आगे एक सिंपल सी गणना है, कर लीजिए। 1 2 1 2 3 4 3, ये लीजिए 3 जीरो तो कट गए, आगे नहीं कटा, आगे नहीं कटा। ध्यान से देखिए, 5 दूनी 10, 5 25, बिल्कुल सर कट गया। 2 एकम 2, 2 तिया 6, बिल्कुल सर। 3 तिया 9, 9 पंजे 45, 45 आपके सवाल का जवाब आ गया। तो ऐसा नहीं मैंने गणना लिख दी है डायरेक्ट और मैंने कह दिया ये आ गया है। मैं आपको हर आंसर की गणना, हर कैलकुलेशन की गणना करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, हमेशा। चलिए, तो एक सवाल पढ़ा जाए। एक कंटेनर में 80 लीटर तेल था, जिसमें से 12.5% का वाष्पन हो गया, तो कितने लीटर तेल शेष बचा? हमें ये पूछा है कितने लीटर शेष बचा। देखो, 12.5% का वाष्पन हो गया, तो एक पहले मन में एक बात सोचो, टोटल 100 लीटर है, मतलब 100% है, सॉरी, टोटल 100% होता है, बिल्कुल होता है। उस 100% में से 12.5% वाष्पन हो गया, तो पीछे 87.5% बचा। बचा कि नहीं बचा? बिल्कुल बचा सर। लेकिन हम 87.5% नहीं निकालेंगे, 12.5% ही निकालेंगे, ठीक है सर। पहली चीज़ तो पहले बेसिक किया जाए 7th क्लास का बच्चा कैसे काम करता है, पहले वो काम किया जाए, ठीक है सर। 80 का 12.5% निकालना है, तो 80 का 12.5%, तो 80 का मतलब गुणा 12.5%, परसेंट हटेगा बटा में 100 लगेगा, बटा में 100 लग दिया। यहाँ से पॉइंट हटा और बटा में 100 और लग गया। सीधी सी बात है ना भाई, पॉइंट हटा, पॉइंट के बाद एक राशि है तो बटा में 1 जीरो लगाया। आपको पता होगा जब आप पॉइंट हटाते हो, पॉइंट के बाद जितनी राशियाँ होती है बटा में उतने ही जीरो लगते हैं, ठीक है सर। 125 है, बटा में 1000 है। अभी आपको मैंने सिखाया था 125 से 1000 कितनी बार कटेगा? 8 बार कटेगा। 8 से 1000 कितनी बार कटेगा? 10 बार कटेगा। ये लो, तो 10 लीटर तेल क्या है? उसका वाष्पन हो गया है। तो 80 में से 10 लीटर, 80 का 12.5% कितना आया? 10 लीटर। तो 80 में से 10 लीटर का वाष्पन हो गया है, तो पीछे कितना बच गया? पीछे बच गया 70 लीटर। लेकिन
यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिमाग में सेट कर लेनी है। देखिए स्टेप बाय स्टेप हम वो सब चीज़ें सेट कर लेंगे दिमाग में जो हमारे रोज़ रोज़ गणना में काम आने वाली, और वो है 12.5% जो कि एक फेमस आंकड़ा है। आगे जाके हम सब परसेंटेज को फ्रैक्शन के रूप में कैसे काम में ले सकते हैं वो टाइप के रूप में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ जो चीज़ आई है इसको यहीं से समझ के चलेंगे। देखिए आपको पता है ना 50%, बिल्कुल सर, 50% का मतलब होता है आधा। आप 300 का 50% निकाल लो, चाहे आप 300 का आधा निकाल लो, एक ही बात है। बिल्कुल है सर, पहली बात क्लियर। 25%, 25% का मतलब होता है 1/4, आधे का आधा। 25% जिसको आप पाव बोल सकते हो, सामान्य भाषा में बोल सकते हो पाव, आप बोल सकते हो 1/4। क्या बोल सकते हो? 1/4, आधे का आधा, जिसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखते हो। 25% को आप लिखते हो 1/4। अब कोई कहते हैं सर इससे ये कैसे आया, तो ध्यान से सुनो। 25%, परसेंट हटेगा, बटा में 100 लगेगा। बिल्कुल सर, बटा में 100 लग गया। 25 से कम 25, 25 चौके 100। लेकिन ये बात आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि 50% आधा होता है जिसे हम 1/2 कहते हैं। 25% 1/4 होता है जिसे हम 1/4 कहते हैं। ठीक है, चलिए 25% का आधा, बात को ध्यान से सुनिएगा। 25% जो होता है वो 1/4 होता है। बिल्कुल सर, 25% का आधा होता है 12.5%, और 1/4 का आधा होता है 1/8। अब किसी बच्चे का दिमाग में हो सकता है ये भी कन्फ्यूजन आ जाए कि 1/4 का आधा 1/8 कैसे होता है, 8 तो 4 का डबल है। अरे भाई ये हर में है, आप इसका दुगुना कर रहे हो ना। आप अगर इसका दुगुना कर रहे हो तो कितना होगा? 1/2। हर में राशि आप बढ़ा रहे हो, तो हर में जब राशि छोटी होती जाएगी राशि बड़ी होती जाएगी। नहीं समझे? इधर देखिए 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। बड़ा कौन है? ये। जब हर में राशि छोटी होती है तो इसका मान बड़ा होता है। ये 0.5 है, ये 0.33 है, ये 0.25 है, ये 0.2 है। समझे? हाँ। अब इस बात को एक और तरीके से समझिए। जब आपको आधा करना है कोई राशि फ्रैक्शन के रूप में, तो उसे आधा से गुणा कर दीजिए। भाई 25% होता है 1/4, 12.5% इसका आधा होता है, तो मुझे इसका आधा निकालना है तो मैं आधा से गुणा कर दूंगा, मतलब 1/2 से गुणा कर दूंगा। मुझे किसी राशि को दुगुना करना होता है तो मैं 2 से गुणा करता हूँ। मुझे किसी राशि का आधा करना है तो मुझे आधा से गुणा कर दूंगा। समझे? तो मैं इसका 1/4 को जब मैं 1/2 से आधा से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा? 1/8। तो अब ये बात दिमाग में सेट करिएगा कि 25% 1/4 होता है जिसे हम 1/4 बोलते हैं। 12.5% इसका आधा होता है जिसे हम 1/8 बोलते हैं। अगर किसी को चेक करना है तो एक तरीका तो मैंने बता दिया कैसे आया, और कोई डायरेक्ट इसी को चेक करना चाहे अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो प्रतिशत हटेगा। बिल्कुल सर, बट्टा में 100 लगेगा, प्रतिशत हटा, बट्टा में 100 लग गया, पॉइंट हटा, 1 0 लग गया। 125 से कितनी बार कटेगा? 8 बार। ऊपर 125 है तो एक बार, 1/8। आई बात समझ में? आ गई सर, बिल्कुल सिंपल। तो कहने का मतलब ये है आप 12.5% मत निकालिए, आप 1/8 निकाल दीजिए सीधा। तो अब अगर आपके बात में, आपके दिमाग में अगर ये बात सेट हो गई है कि 80 का 12.5% निकालना है, तो मैं 80 को 12.5 से नहीं 1/8 से ही गुणा कर दूंगा, तो भी 12.5% निकल जाएगा। क्या किसी ने अगर कहा ना कि 80 का 25% निकालो, तो मैं 80 को 1/4 से ही गुणा कर दूंगा। बिल्कुल। किसी ने अगर मुझे कहा 80 का 12.5% निकालो, तो मैं 80 को 1/8 से ही गुणा कर दूंगा डायरेक्ट। तो 80 का 1/8 से गुणा किया तो कितना आ गया? जो हमने किया 80 को हमने 1/8 से गुणा किया तो 10 लीटर आ गया। 10 लीटर का वाष्पन हो गया, तो पीछे कितना बच गया? पीछे बच गया अपना 70 लीटर। ठीक है, आई होप बात समझ में आ गई। लीजिए अब एक प्रश्न किया जाए, ठीक है, जो परीक्षा में आया हुआ है। वैसे तो मैंने कहा कि सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए ही करते हैं हम। 120 मशीनी पुर्जों के मोटर में 50% खराब थे। 120 मशीनी पुर्जे लाए गए, उसमें से 5% उसमें से खराब थे। 80 मशीनी पुर्जों के दूसरे मोटर में 10% पुर्जे खराब थे। दोनों मोटरों में मिलाकर खराब मशीनी पुर्जों का प्रतिशत कितना है? देखिए आपको कुल प्रतिशत निकालना है। इधर से कुछ खराब थे, इधर से कुछ खराब थे, तो कुल प्रतिशत खराब कितने थे वो आपको पता करना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले 120 है, 120 का 5% निकाल लीजिए, 6 आ गया। आपको मन में निकालना है। तरीका क्या हो सकता है? तरीका ये हो सकता है सर, मैं अगर ऐसे लिख दूं, मन में कैसे निकालना वो भी समझेंगे, ऐसे भी समझेंगे। 120 का 5%, 120 गुणा का मतलब गुणा 5%, प्रतिशत हटेगा, बट्टा में 100 लगेगा। बिल्कुल लग गया सर।
0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये कट गया 6 बार 6 आ गया। पहली बात समझ में आ गई। 120 का 5% ऐसा निकाला। लेकिन आपको ऐसे नहीं निकालना है। जब छोटी राशि देखो तो हमला करना है। हमला कैसे करना है? आपके दिमाग में ऐसे सोचना है आपको कि 120 का 10% कितना होता है? 12 होता है। 10% के लिए एक 0 हटा दो, हटा दिया। तो 5% क्या होगा? 5% 12 का आधा हो जाएगा 6। अरे भाई जब 10% 12 है तो 5% 6 हो जाएगा। तो ये आपने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। 80 का 10%, मैंने क्या कहा? 10% आपने डायरेक्ट निकालना सीखा है, पीछे वाला 0 हटा दो। तो 80 का 10% कितना हो गया? 8। तो टोटल खराब पुर्जे कितने हो गए? 6 और 8 14, 14 पुर्जे खराब हो गए। कितने में से? हमें प्रतिशत निकालना है। प्रतिशत निकालने के लिए हम बोलते हैं कितने में से कितना। क्या कहा मैंने? प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं? कितने में से कितना। 120 प्लस 80 कितने हो गए? 200। 200 में से कितने खराब है? 6 और 8 14 खराब है। कितने में से कितना? 200 में से 14। कितने में से कितना? 200 में से 14। तो 14/200 गुणा 100, 14/200। कितने में से? 200 में से। टोटल कितना है देखो? 200। खराब कितने हैं? 14। तो 14/200। कितने में से? 200 में से। कितने? 14। 14/200 गुणा 100। 2 0 से 2 0 कट गया। 7% आपके सवाल का जवाब आ गया। कुछ बच्चों को ये चीज़ें आती होगी तो उनको ये बातें बहुत सरल लग रही होगी, तो कोई इश्यू नहीं है। जिनको आता है वो PDF से पढ़ो और जो सवाल भारी लगे सिर्फ उसी को देखो वीडियो में, ठीक है ना। चलिए अब एक छोटी सी बात, हमारी अगली टाइप, हम स्टेप बाय स्टेप टाइप बाय टाइप आगे बढ़ रहे हैं। आगे हमारे सामने एक सवाल है, भिन्नों को प्रतिशत में बदलो। हमारे पास राशि भिन्न के रूप में दे रखी है और हमें प्रतिशत में बदलनी है, तो हमारा दिमाग डायरेक्ट क्लिक करना चाहिए। हमें पता है जब प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। क्या कहा? जब प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से गुणा करते हैं। तो हमारे पास लिखा है 2/5, इसे हमें प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे? इसे 100 से गुणा कर देंगे। 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 40%। 1/3 को प्रतिशत में बदलना है तो हम इसे 100 से गुणा कर देंगे। कितना आ जाएगा? 33 से 1/3%। देखो 2 को हमें प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। एक परीक्षा में पूछा गया था ये सवाल, यहाँ लिखा था 2, ठीक है ना, और यहाँ साइन लिख के लिखा होता परसेंट। 2 को परसेंटेज में बदलना है तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा? 200। 2 का मतलब क्या होता है? 200%। 2 का मतलब है दुगुना। क्या सर अंश होना चाहिए, हर होना चाहिए? 2 में कहाँ हर है भैया? आप कह रहे हो प्रतिशत में बदलने के लिए एक अंश होना चाहिए, हर होना चाहिए। तो भाई बट्टा में जब कुछ नहीं लिखा होता तो बट्टा में 1 लिखा होता है। किसी राशि के बट्टा में कुछ नहीं लिखा है तो बट्टा में 1 लिखा है। 2/1 गुणा 100, 200%। और दूसरा हमारे दिमाग में रहना चाहिए, प्रतिशत में ज्ञात करना है तो 100 से गुणा करते हैं। यहाँ 0.4 लिखा है। क्या सर 0.4 कहाँ भिन्न है? आप तो कह रहे हो भिन्नों को भाई 0.4 को आप 4/10 लिख सकते हो, भिन्न बदल जाएगी, भिन्न में बदल जाएगी, ठीक है ना। चलिए दशमलव भिन्न तो है ही ना, ये अंश बटा हर के रूप में भिन्न है और ये दशमलव के रूप में भिन्न है, ठीक है, दशमलव भिन्न बोलते हैं। 0.4 को मैंने 100 से गुणा किया। अब आप जिस तरीके से भी करना चाहो, प्रतिशत में बदलना था इसलिए मैंने 100 से गुणा कर दिया। 0.4 को मैंने 100 से गुणा किया। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1, तो 1 0 लग गया, 0 से 0 कट गया, 40% आ गया, ठीक है। चलिए 0.025, इसको हमें परसेंटेज में बदलना है। पॉइंट के बाद कितनी संख्या है? 1 2 3, तो हमने 3 0 लगा दिया। 100 से गुणा किया, 2 0 से 2 0 कट गए तो भी 1 0 मौजूद रह गया। तो 1 0 मौजूद रह गया, बट्टा में 1 0 रह गया तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा दूंगा। भाई मेरे पास ऊपर लिखा हुआ है 0025, तो अब पॉइंट तो हट गया तो 0 0 का कोई मतलब नहीं है। बट्टा में 10 लिखा है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1 के बाद पॉइंट लग गया तो कितना आ गया? 2.5%। तो ये हमने क्या किया? हमने कुछ सामान्य भिन्नों को और दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदला और हमारे दिमाग में एक बात सेट की हमने कि जब भी हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें उसे 100 से गुणा करना होगा। आगे एक चीज़ लिखी है हमारे सामने और वो ये है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलो। हमारे सामने प्रतिशत के रूप में दे रखी है और हमें भिन्न के रूप में ज्ञात करनी है। ध्यान से देखो 20% हमें भिन्न के रूप में, आगे क्वेश्चन मार्क दिया है। अब ऑप्शन में या तो भिन्न होगी या दशमलव भिन्न होगी, तो हम दोनों में बदलना सीख लेते हैं। प्रतिशत हटेगा बट्टा 100 लगेगा, तो देखो प्रतिशत हट गया, बट्टा 100 लग गया। भिन्न में बदलना है 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, 1/5 आ गया। और अगर दशमलव भिन्न में बदलना होता आपको तो 20/100 लिखा हुआ है, ठीक है सर। आप चाहो तो 1 0 से 1 0 काट दो। अब नीचे 1 0 है तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा तो लगा दिया 0.2, तो आप 0.2 लिख दो। अब आप चाहे 0.2 लिखो चाहे 0.20 लिखो, एक ही बात है। बात समझ में आ गई? पीछे आप कितने ही 0 लगा दो, ये सब सेम ही है, ये और ये क्या है? सेम है,
ठीक है, चलिए आगे लिखा है 40%। 40% को आप क्या कहते हो? 2/5। अभी मैं आपको ये नहीं याद करा रहा हूँ कि 40% को 2/5 कह रहे हो, अभी तो मैं आपको ये करवा रहा हूँ कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। तो जब राशि के पीछे प्रतिशत चिपका हुआ है तो प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 लगेगा। 40% तो 40/100, 40/100 को काटा तो कितना आ गया? 2/5। और अगर यही भिन्न में दशमलव भिन्न में बदलना होता तो पीछे से, यहाँ 2 जीरो है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ये 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक है, चलिए 2%। 2% को आपने लिखा 2/100। क्या लिखा? 2/100। 2/100 को आपने काटा, 2 एकम 2, 50, 1/50। और अगर आपको इसे दशमलव में बदलना होता तो ध्यान से देखो, यहाँ 2/100 लिखा है। 100 है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगाओ, लेकिन एक ही संख्या है तो आगे जीरो लगाओ। यूँ नहीं पीछे जीरो लगाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आप 2 के पीछे जीरो लगाकर ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख दो, ये तो सेम ही हुई। ठीक है ना? चलिए 2 के बाद पॉइंट लगाना था, इसलिए आपने आगे जीरो लगा दिया और 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो इसे दशमलव भिन्न में बदलना होता तो आप इसे लिखते 0.02, और ऐसे भिन्न में बदलना होता तो आपने लिख दिया 1/50। ठीक है, चलिए 5%, 5/2, जिसे आप क्या बोलोगे? 1/20। 5% को आप क्या बोलोगे? 5/100, जिसे आप क्या प्रतिशत हटा, बट्टा में 100 लगा, काटा तो आया 1/20। और अगर आप इसे दशमलव भिन्न में बदलते तो आप लिखते 5/100। बिल्कुल सर। 2 जीरो है तो पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो आपने यहाँ क्या लगाया? 0.05। तो 0.05 आपके सवाल का जवाब हो गया। तो आई होप दशमलव भिन्न में और सामान्य भिन्न दोनों में ही आप बदलना सीख चुके हो। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा जो प्रतिशत का बेसिक हम सीख रहे हैं उसका सबसे पहला भाग। इसका अगला भाग आपके लिए जल्दी लाया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।